अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोरिमीडिएशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो बायोरिमीडिएशन भी हम बैक्टीरिया के एक बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है, जो हम बैक्टीरिया से फ़ायदे हासिल करते हैं, उसमें से एक फ़ायदा है बायोरिमीडिएशन। हम एक्चुअली में बैक्टीरिया के यहाँ पर हमारे लिए किस तरह बैक्टीरिया बेनिफिशियल है, किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो देख रहे हैं। ठीक है। बायोरिमीडिएशन क्या होता है? यूजिंग माइक्रोब्स टू क्लीन अप प्लूटेंट्स। क्या आप माइक्रोब्स को यूज़ करें, किस वजह से? क्लीन अप प्लूटेंट्स को क्लीन करने के लिए, टॉक्सिक वेस्ट और वो जो जहरीले मादे होते हैं उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करें? बैक्टीरिया को किस तरह यूज़ किया जाता है? फिर है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक्जोन ने 1989 में। फिर इसका जेनर, अब कौन से बैक्टीरिया जो यूज़ किए जा सकते हैं, उनका जीनस कौन सा होगा, तो वो यूज़ किए जाएंगे। वो सीडोमोनास स्पीशीज़ हो सकती है और बैसिलस, ये दोनों स्पीशीज़ के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हम यूज़ किए करते हैं बायोरिमीडिएशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन तीनों ब्रांचेस का जो मेन मकसद होता है बायोलॉजी की, ये होता है कि किस तरह हम नए जीन्स को इंट्रोड्यूस करें और वो वाले जीन्स को आपस में लिंक करवा कर जीन्स को ख़त्म करके एक बहुत अच्छा जीन और जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करें, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग हो वो अच्छा और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ आए। तो जो अब ये है डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे पास किस तरह बैक्टीरिया को चेंज करता है और मॉडिफाई करता है बैक्टीरिया के डीएनए को, ताकि हम इसको बेहतर कर सकें, ह्यूमन के यूज़ के लिए इसको बनाया जा सके। तो बैक्टीरिया कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस एंजाइम। अब बैक्टीरिया क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया है वो यूज़ किया जाता है एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए। अब वो वाले एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते, जैसे कि लेट्स सपोज अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसके अंदर जो इंसुलिन का जीन होता है वो नहीं बनता, तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर हम एक जीन इंसर्ट करवाते हैं, उसको रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो जो ताकि वो क्या बना सके हमारे पास इंसुलिन। तो ये इस तरह एक एग्जांपल की हो जाती है उसकी। फिर प्रोटीन्स हैं, देन दे नॉर्मली वुड नॉट प्रोड्यूस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे इंसुलिन मैंने आपको पहले समझाया। फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ये भी हम बैक्टीरिया के ज़रिए, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया ना उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो जल्दी होता है और वो टाइम कंज्यूम कम टाइम लेता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। फिर इंटरफेरॉन, ये फिर एंजाइम्स, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स भी उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है माइक्रोब्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ फूड चेन। अब माइक्रोब्स जो है हमारे पास किस तरह बेसिस है फूड चेन की। जैसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मैरीन एंड फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे मैरीन और फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहा जाता है कि जो ज़िंदगी है वो इवॉल्व हुई है पानी से। जो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स है वो लैंड पर आए, फिर उस तरह आगे ज़िंदगी इवॉल्व हुई है। तो सबसे उन ऑर्गेनिजम्स के क्या फूड चेन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम बेनिफिट उसकी डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बैक्टीरिया के डिसएडवांटेजेस, मीन्स कि हमारे लिए किस तरह वो डिजीज़ काज करता है, हमारे लिए किस तरह हार्मफुल है। यहाँ पर बहुत से मैंने एग्जाम्पल्स के साथ और डिजीज़ भी दिए हैं कि कौन सी स्पीशीज़ कौन सा डिजीज़ काज करती है, जैसे नमूनिया है, कोलेरा है, टेटनस और ये सारे। अब हमारे पास है सब्कुटेनियस जनरेशन। अब सब्कुटेनियस वर्ड ही क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका? अचानक से। अब अचानक से क्या मतलब कि वो पहले हम ये थ्योरी पेश की गई कि ज़िंदगी, अब क्योंकि जब से ज़िंदगी इवॉल्व हुई है और जब से साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कस करना शुरू हो, तो अभी तक ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क ही है कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वजूद में आया। तो इसके लिए काफ़ी थ्योरी पेश की गई। अब नेक्स्ट पहली है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी डैट जस्ट लाइफ स्पॉन्टेनियस डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब इसमें क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि बेजान चीज़ों से एक जानदार बन गया, तो इसमें क्या कहते हैं? अचानक से। तो ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, कहते हैं कि अचानक से नॉन लिविंग मैटर से एक लिविंग मैटर बन गया। जैसे एग्जांपल दी जाती है इसकी, टोड, स्नेक, माइस। अब वो कहते हैं जो चूहे हैं, जो हमारे पास स्नेक्स हैं, सांप वगैरह, वो कैसे? मॉइस्ट सॉइल से बने। अब इनका इसके पीछे ये एग्जांपल का मकसद ये था कि इसको साइंटिस्ट इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास स्नेक्स हैं, जो चूहे हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट, हर वक्त गीली गीली किस्म की रहती है। तो सिर्फ ये समझते हैं कि क्योंकि चूँकि मॉइस्ट सॉइल भी हर वक्त नम ही रहती है, गीली ही रहती है, सो ये ऐसे रिलेट करते हुए ये एग्जांपल पेश करते हैं। फिर है जैसे फ्लाइज एंड मैगोट्स हैं हमारे पास, मैन्योर एंड डिकेइंग फ्लैश। अब वो क्या कहते हैं? जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप कोई गला हुआ गोश्त का टुकड़ा रख दें तो उस पर देखते हैं आप कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि गोश्त क्या था? नॉन लिविंग था, चूँकि वो अब
नॉन लिविंग था तो उस पर पैदा हुए लिविंग थिंग्स। तो ये बहुत ये यूज़ करते हैं एग्जांपल्स को, किसको, सिम्पटेनियस जनरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट टू डिसप्रूव सिम्पटेनियस जनरेशन के। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं किसको जो बताते हैं, हमारे पास डिसप्रूव करते हैं सिम्पटेनियस जनरेशन। अब बहुत से साइंटिस्ट ने ना काम किया कि वो जो है ना सिम्पटेनियस जनरेशन को गलत साबित करें। जैसे इसमें सबसे पहले है फ्रांसिस्को 1668 में इसने क्या कहा, इसने और अच्छा पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने इसको डिसप्रूव किया। फिर रुडोल्फ विर्चो, आप इसने आपने जो बेसिक सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने क्या कहा, जो हमारे पास सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से ही मिलकर आपस में बनते हैं, यानी कि लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को जनरेट कराएगी। कोई भी नो लिविंग सेल्स राइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल उधर से ही नमूदार होंगे, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल मौजूद होंगे। फिर लुइस पास्चर आ जाता है 1861 में। देन पास्चर डिजाइन पे, अब पास्चर का काम क्या था, उसने क्या किया, स्वैन नेक फ्लास्क बनाया, एक फ्लास्क बनाया जिसकी डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ। अब फ्लास्क नेक मतलब कि एक लंबी सी, देखें इसके एक फ्लास्क की तरह ना, स्वैन की तरह इसकी लंबी सी इस तरह करके नेक है, जो कि इसका काम क्या था, शेप ऑफ फ्लास्क अलाउ इन एयर। अब इसने जो लंबी थी इसमें से क्या था कि सिर्फ हवा अंदर जा सकती थी, क्यों हवा ये बाकी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता था। इसके अंदर इसने क्या लिखा, बॉयल मीट इन्फ्यूजन, जो हमारे पास मीट थी वो रखी और मीट को अलाउ किया कि सिर्फ और सिर्फ हवा अंदर जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल और कोई भी माइक्रोब उसने अलाउ नहीं किया कि वो अंदर जाए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, सिम्पटेनियस जनरेशन को अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग और डिकम्पोजिंग मैटर। वो क्या कह रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स है हमारे पास वो कहाँ से डिकम्पोजिंग, वो ऐसा मादा जो गल सड़ा उससे पैदा होते हैं, या फिर नॉन लिविंग अचानक से लिविंग में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पर देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट है पास्चर का। पास्चर ने क्या किया कि उसने दो तरह से मीट ली, एक को फुली एक्सपोज कराया किससे, इन्वायरमेंट से, हवा से, डस्ट पार्टिकल्स, और एक को बिल्कुल सील किया। तो उसने देखा जो हमारे पास सील वाला था उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे पास अनसील था ना, जो एक्सपोज था एयर से, ओपन एयर से जो एक्सपोज था, उसके अंदर हमारे पास पैदा हो गई थी लाइव, जैसे कि लार्वास पैदा हो गए थे। तो फिर उसने क्या किया, फिर जनरेशन कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या है कि एयर इज स्टेरलाइज्ड, उसने एयर को क्या किया, स्टेरलाइज कर दिया, कि जब यहाँ स्टेरलाइज मतलब कि एयर को साफ़ किया फिर अंदर जाने दिया। तो इससे भी क्या हुआ, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो सिम्पटेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकें। फिर जैसे फाइनल ब्लो ऑफ थ्योरी ऑफ सिम्पटेनियस जनरेशन, अब किस तरह फाइनल जो था उसने जॉन टेंडल ने क्या किया कि फाइनल सिम्पटेनियस जनरेशन को ख़त्म करने के बारे में इस थ्योरी को बिल्कुल डिस्प्रूव किया। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डस्ट कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ने क्या कहा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के साथ वो क्या लेके आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके आते हैं। शो डैट इफ़ डस्ट वाज एब्सेंट, अगर देखा जाए कि डस्ट क्या हो, बिल्कुल एब्सेंट हो, ठीक है। क्योंकि पहले देखा था आपने पिछले इस स्लाइड में देखिए आप कि उसने जब हवा को स्टेरलाइज किया, यानी कि हवा को साफ़ किया, तो फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए। इसका मतलब है कि हवा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा नहीं करवाती। हवा अगर हवा और गोश्त पे किसी भी जगह पर चली भी जाए, अगर हवा साफ़ है तो कोई भी जान पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो फिर क्या होता है, क्योंकि आपको देखें हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल में स्पोर्स होते हैं वेरियस स्पीशीज़ के, हमारे पास फंजाई के स्पोर्स हो जाते हैं। तो और जो हमारे पास फ्लाइज होते हैं उनके भी बहुत छोटे एग्स होते हैं, वो हमारे पास विजिबल हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, एक गोश्त के टुकड़े पर जब पड़ते हैं तो वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और वो लार्वास पैदा हो जाते हैं। देन अब आएगा हमारे पास यहाँ पर शो दैट इफ डस्ट पार्टिकल वाज एब्सेंट न्यूट्रन ब्रोथ रिमेन स्टेरलाइट इवन इफ डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। अब वो क्या कहना है, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल से मुराद यहाँ पर है कि हवा बिल्कुल प्योर होगी, ठीक है, प्योर एयर होनी चाहिए, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, कोई भी स्पोर नहीं होने चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो भी हमारे पास जो है वो स्टेराइल आएगी, कोई लाइफ नहीं पैदा होगी, ठीक है। फिर आल्सो प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ स्पेशली हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब उसने कहा कि जो हमारे पास जो बैक्टीरिया थे वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि हम अब आप नॉर्मल बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बैक्टीरिया था वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव कर जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस।
ठीक है। हार्ड फॉर पीपल टू बिलीव दैट डिजीज वर काज बाय टैनी इनविजिबल। अब आपको पता है पहले ज़माने में जो लोग थे उनको जब ये बताया गया कि जो आपको डिजीज़ काज होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नज़र भी नहीं आ रहे, तो ये बहुत मतलब कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बात पर यकीन करना। डिजीज़ दे थॉट, वो क्या सोचते थे, वर काज बाय की डिजीज, वो पहले ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि डिजीज़ डिमोन्स कोई जिन वगैरह काज करते हैं, विच क्राफ्ट, बैड लक, कोई बुरा लक, द ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा की तरफ से कोई आने वाली आफत होती है डिजीज़, कर्सीज है, कोई बददुआ लगी, इविल स्पिरिट्स, बदरूहों की वजह से डिजीज़ काज होते हैं। तो पहले ही सारी रॉन्ग बिलीफ्स को जब पास्टर और इन सब ने काम किया तो उन्होंने ये सारे रॉन्ग बिलीफ्स ने इनको गलत साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होते हैं और वो बिल्कुल भी इतने छोटे होते हैं कि हमें आँख से नज़र नहीं आते। तो ये उस वक्त के लोगों के लिए ऐसा समझना बहुत मुश्किल था। अब रॉबर्ट कोच ने पहला काम किया, फर्स्ट टू प्रूव दैट बैक्टीरिया एक्चुअली काज डिजीजेस। उसने क्या काम किया, उसने प्रूव करके दिखाया, क्योंकि लोगों के लिए बात मानना मुश्किल था कि बैक्टीरिया डिजीज़ काज करता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र भी नहीं आते वो डिजीज़ काज करते हैं। सो उन्होंने कहा, उसने रॉबर्ट कोच ने काम करवाया कि वो प्रूव कर सके कि वो बैक्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं। 1876 में माइक्रोबियल एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस, उसने एटियोलॉजी द काज ऑफ डिजीज, उसने क्या कहा, काज एटियोलॉजी मतलब होता है कि डिजीज़ की वजह क्या है, उसने इंट्रोड्यूस कराया। इस्टेब्लिश साइंटिफिक रूल टू शो अ काज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन माइक्रोब एंड डिजीज़, उसने क्या किया, साइंटिफिक रूल्स बनाए कि वो वजह बताए डिजीज़ की और इफेक्ट के, डिजीज़ की वजह क्या है, किस वजह से हुए और उसका इफेक्ट क्या है। देन कोच पोस्टुलेट्स, हमारे पास यहाँ पे जो कोच के पोस्टुलेट, फिर इसने अपने पूरे पोस्टुलेट्स दिए, अपनी थ्योरी को बताया, पॉइंट्स साबित किए कि इस तरह करके हमें डिजीज़ काज होता है। हम वो आगे डिस्कस करेंगे। अब कोच के पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या थे, 1884 में कोच ने पोस्टुलेट दिए थी, द क्रिटिकल टेस्ट फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोइज्म इन अ डिजीज़। उसने बहुत सारे क्रिटिकल टेस्ट किए, तो हम यहाँ पे पहले उसकी पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट कोच ने एक पहला पोस्टुलेट क्या दिया, द एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट एवरी केस ऑफ डिजीज़। उसने देखा कि जो भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी है, लेट्स सपोज अगर किसी को हम एग्जांपल ले लें, कोई भी कफ है, तो उसने देखा अगर 10 लोगों को कफ है, खांसी है, तो जो बैक्टीरिया पहले पर्सन के कफ में से उसको मिला, लेट्स सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, वही एजेंट दूसरे की, तीसरे के, उसने देखा कि जो भी बीमारी, जो भी डिजीज़ है, उसके पीछे कोई ना कोई एजेंट ज़रूर होता है। एजेंट यहाँ पर वो बैक्टीरिया, हे द वर्ड एजेंट इंडिकेट दैट बैक्टीरिया, तो अभी वो बैक्टीरिया नहीं कह रहा है, वो एजेंट कह रहा है, ठीक है। दी एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन विट्रो। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया, जो भी एजेंट है, वो अलग भी किया जा सकता है और उसको अलग करके पढ़ा भी, कल्चर भी किया जा सकता है, ठीक है। द डिजीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस व्हेन अ प्योर कल्चर ऑफ द एजेंट इज इनएकुलेटेड इन द सस्पिटेबल होस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हेल्दी पर्सन उस जिधर बैक्टीरिया हम जैसे कल्चर पे बैक्टीरिया उगा रहे हैं, अगर उसको हाथ लगाता है, किसी तरह भी एक्सपोज हो जाता है फिजिकली, तो क्या हो जाता है, उसको डिजीज़ काज हो जाता है, ठीक है। फिर द एजेंट मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। अब क्या होता है कि जो एजेंट होता है वो हमें एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्ट, जो हमने खुद से एक्सपेरिमेंट किया होता है किसको डिजीज़ चेक करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया ये वाला जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ काज करेगा कि नहीं, तो हम इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो वाला एजेंट उस इन्फेक्टेड पर्सन से भी हमें मिलता है। सो ये इसने जितने भी पोस्टुलेट दिए, उसने इसको सपोर्ट किया कि जो हर डिजीज़ के पीछे कोई ना कोई एजेंट होता है, और जो कोई बीमार होता है, जो भी कोई बीमार होता है किसी भी डिजीज़ से, उससे हमें कोई ना कोई एजेंट ज़रूर मिलता है। दिस एवेंचुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। इसने अब क्या किया, प्योर कल्चर टेक्निक। अब कल्चर क्या होता है, जो बेटा हम लोग, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे अपने लैब्स में बैक्टीरिया के कल्चर, बैक्टीरिया ग्रो कराए जाते हैं प्रॉपरली। जब आप लोग बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से आप कल्चर में से बैक्टीरिया उठाते हैं, तो उसने क्या किया कि प्योर कल्चर टेक्निक, उसने बैक्टीरिया को से प्योर कल्चर टेक्निक भी, और स्टेन्स, एगर कल्चर मीडिया और पेट्री डिशेज़ के बारे में इसने इंट्रोड्यूस कराया। साथ में उसने स्पेशलेट के साथ साथ अपने काम के साथ उसने ये भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जो कि साइंस के लिए, जैसे अब हम लोगों को भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देन एंटोन वान लीवनहुक, फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली सी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन है, ये पहला इंसान है जिसने क्या दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा 1674 में। उसने कहा एनिमल क्यूल्स, उन्हें नेम क्या दिया, एनिमल क्यूल्स, यानी कि उसको छोटे छोटे ये एनिमल्स ही लगे, तो उसने उसका नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। अब एक्सेप्शन टू कोच पोस्टुलेट, अब क्या एक्सेप्शंस आई कोच के पोस्टुलेट्स में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अनएबल टू बी कल्चर आर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया
अब के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। पैलिडियम, ट्रैपोनिमा पैलिडियम की एग्जांपल है कि उसने कोच ने कहा कि हाँ हर तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन एक इसकी एक्सेप्शन थी, एक ड्रॉबैक ये था कि नहीं करा सकते। फिर 2 और मोर ऑर्गेनिज्म वर्क इन वन सिनर्जी टू काज अ डिजीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया कोच ने कहा कि एक एजेंट होता है वो डिजीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर क्या कि अब जाहिर सी बात है 1 से 2 या 2 से 3 भी मिलकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिजीज़ काज कर सकते हैं। फिर सिम्टम एंड डिजीजेज कैन बी काज बाय वन ऑफ सेवरल माइक्रोब्स। अब वो ये क्या कह रहे हैं, जो सिम्टम्स ये हमारे पास होते हैं और डिजीज़ होते हैं वो एक सेवरल माइक्रोब्स के भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स मिलके भी हमारे साथ हमारे ऊपर डिजीज़ काज कर सकते हैं। जो कोच था उसने एक एक बैक्टीरिया और एक एक एजेंट की बात की, तो उसकी ड्रॉबैक्स ये है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी डिजीज़ काज कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हम उन्हें आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो नहीं करा सकते। फिर एक्सेप्शन टू कोच पोस्टुलेट्स in exclusively human diseases, it is not morally accepted to inoculate a deadly pathogen into a human। अब कह रहे हैं कि ये एक मॉरली भी करेक्ट नहीं है कि आप एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आपको पता है हम लोग ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, जैसे HIV वायरस हो गया। कोच एस्टेब्लिश द माइक्रोबियल इटियोलॉजी ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ हिज डे। अब कोच ने जो इटियोलॉजी मतलब होता है इटियोलॉजी मतलब होता है कि डिजीज़ की वजह क्या है, कॉज क्या है। अब जैसे कोलेरा, अब ये क्या है, ये इसका कोलेरा किस वजह से होती है, विब्रियो कोलेरा की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है, ये सारे उसने क्या, एंथ्रेक्स, उसने जो कोच ने ना कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये 3 डिजीज़ अपने जब वो काम करते उसने इंट्रोड्यूस करा, और उनके साथ उनके बैक्टीरियाज भी कि किस वजह से होता है। फिर उसने ये कोच ने जो एगर, पेट्री डिश, न्यूट्रन ब्रोथ, न्यूट्रन एगर, मेथड फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने हमारे पास ये एगर भी और पेट्री डिश जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, न्यूट्रन एगर, मेथड फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं, उसने ये सारी टेक्निक्स बताई। फिर गोल्डन एज जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अब माइक्रोबायोलॉजी की गोल्डन एज मीन्स के इस एज में 1857 से लेकर 1914 तक अबाउट 50 ईयर माइक्रोबायोलॉजी की जो हमारे पास गोल्डन एज है उस उन्होंने वो बताई हुई। यहाँ पे स्लाइड्स में रॉबर्ट कोच है, जोसेफ लिस्टर है, मार्टिनियस है, पॉल अलेक्जेंडर है। तो इनका पहले रॉबर्ट कोच का तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब जोसेफ ने क्या किया, उसने एंटीसेप्टिक्स टेक्निक यूज़ करवाई कि कैसे हम एंटीसेप्टिक यूज़ करके बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसने अब मार्टिनस ने वायरस डिस्कवर किए। फिर पॉल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, उसने कीमोथेरेपी इंट्रोड्यूस कराई, यूजेस ऑफ सेल्वर्सन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेफिलिस। फिर अलेक्जेंडर ने डिस्कवर किया फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब जो हमारे पास अलेक्जेंडर है ये इंपॉर्टेंट है, इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिजीज़ पेंसिलिन इंट्रोड्यूस कराई जो कि एंटीबायोटिक है। फिर हमारे पास थीम इन माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है इन इट्स फील्ड। माइक्रोबायोलॉजी के अब थीम्स क्या हैं कि बेसिक बायो ऑर्गेनिज्म, बायो प्रोसेस, डिजीज़ रिलेटेड, इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेटेड। अब देखिए जो बेसिक है ना हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की, बायो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है कि जैसे बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये हमने माइकोलॉजी, बायोलॉजी के कौन से हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें और उससे रिलेटेड हमने उसकी ब्रांच का नाम लिखा हुआ है। बायो प्रोसेस मीन्स कि माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोब का मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी जेनेटिक्स क्या है। फिर डिजीज़ रिलेटेड वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, उसको वजह क्या है। फिर इस तरह अप्लाइड कहाँ हो जाती है डिजीज़ रिलेटेड, डिजीज़ कौन सा काज कर रही है, इन्वायरमेंट वो किस तरह काम कर रही है, किस तरह इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, या फिर इंडस्ट्री में किस तरह वो है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने डिस्कस इसकी थीम्स और माइक्रो वर्ल्ड। हम आई होप सो मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी सारी ठीक से समझा दी होगी। इफ एनी क्वेश्चन आर रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास है ना बड़ी फील्ड है, इसमें हम इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते। तो ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, होप सो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।